India Charts, the truth about the markets. India Charts publishes Nifty daily video updates, the weekly Elliott Wave outlook, and the long shot report covering all asset classes. बाजार कभी कभी एक ही घटना को लेके उसको बहुत ज़्यादा महत्व देने लगता है और ऐसा ही कुछ हम लोग देख रहे हैं होते हुए यूएस के डेट सीलिंग को लेते चलकर। अब इसके बारे में इतनी बातें करी जा रही हैं जैसे कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। ज़रूर यूएस का डेट काफ़ी हाई लेवल पे है, बट ये कोई नई बात नहीं है। ये चीज़ 10-15 या आप बोल सकते हैं 20 साल पुरानी है। और जो ये डेट सीलिंग का डिबेट है वो तो उससे भी लंबा पुराना है, क्योंकि उन्होंने ये सीलिंग कई डेकेड्स पहले लगाया था और हर बार जब ये लेवल पहुंच जाता है कुछ डिबेट के बाद उस लेवल को बढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सिर्फ एक बात पे डिस्कशन करते हैं कि हाँ किस चीज़ों पे हमें कंसंट्रेशन करना चाहिए, कहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए और कहाँ पे नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेके बहस होता है, अग्रीमेंट होता है और फिर बात आगे बढ़ती है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट उन चीज़ों का आलन पालन करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप बार बार इस डेट सीलिंग के बारे में हर 2 साल बात नहीं करते, कभी कभी उससे भी कम। तो ये बात आई गई वाली बात है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में जब तक ये डिस्कशंस चल रहे हैं ज़रूर इसका इम्पैक्ट बाज़ार पे देखा जाता है और स्पेसिफिकली यूएस बाज़ार पे। बट जैसे ये बातें पॉजिटिवली दिखने लगी, फ्राइडे को बाज़ार ऊपर उछला तो मार्केट ने सोचा कि शायद इन बातों का कुछ हल जल्दी निकल जाए इस बार और अंत समय तक इंतज़ार ना किया जाए। परंतु देखते हैं, बातें आज फिर शुरू हो जाएंगी और यूएस का बाज़ार इसको लेके उछल पटक करता रहेगा। परंतु जो उधर के 2 की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मैं बहुत ही क्लोजली देख रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राइसिस वाले जो सेक्टर्स हैं या सेगमेंट्स हैं, एक तो बैंकिंग था। बैंकिंग में जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई मार्च में कुछ बैंक के फेलियर्स को लेके, वो इंडेक्स ने पिछले कुछ दिनों में एक रिबाउंड दिया है और बेसिक मोमेंटम है। अर्ली इंडिकेशंस हैं कि शायद ये मार्केट काफ़ी, जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए और वहाँ से रिवर्सल आने लगा है। अब इसका ये मतलब हो सकता है कि जो बैंक सेफ़ हैं, विच विल बी मोर देन 99% ऑफ द बैंक्स इन द यूएस, उनके पीछे ये इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि देयर आर गोइंग टू बी वेरी फ्यू बैंक्स जिनके तकलीफ़ है जो उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो लोन्स हैं ज़्यादातर अगर आप सोचें सब के सब तो ख़राब नहीं होने वाले हैं। डिपॉजिट रश एक हो रहा था, इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। फेड ने ऑलमोस्ट $300 बिलियन के फंडिंग शायद मार्च में ही कर दिया था। उसके बाद उतनी ज़्यादा डिमांड पैसों की नहीं देखी जा रही है। बीच में 20, 30, $50 बिलियन एक हफ्ते में भी डिमांड देखी गई कैश के लिए। बट दीज आर शोइंग अप एज लोन्स ऑन द बुक ऑफ सम ऑफ द बैंक्स। ऑल द बैंक्स आर नॉट अफेक्टेड एंड एंड टू एंड शायद फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स पूरे बैंकिंग के जो डिपॉजिट्स हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा। कई जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं उनको तो करंट नीड्स होती हैं, उसके लिए वो पैसे नहीं विड्रॉ करते हैं। जो बड़े डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने पैसे अलग अलग बैंकों में शिफ्ट करके विद इन द लिमिट, जो FDIC लिमिट है $1.5 लाख का, उस हिसाब से, या $2.5 लाख है, दोनों कितना उन्होंने बढ़ा दिया है, उस हिसाब से लोग उसको अलग अलग बैंक में $1.5 लाख डाल के अपनी सेफ्टी जो है उसको डाइवर्सिफाई करके अपने फंड्स को सेफ रखते हैं। तो ये चीज़ कई लोग कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हिट अगर कुछ बैंक्स को आ सकता है वो पर्टिकुलर अगर लेंडिंग किसी सेगमेंट में ज़्यादा हो गई है। अगर हम सोचें ऐसा कौन सा सेगमेंट है, इज़ इट रिलेटेड टू हाउसिंग, क्योंकि हाउसिंग इज़ अ बिग मार्केट। 2008 का भी क्राइसिस हाउसिंग के पीछे हुआ था। विच पार्ट ऑफ द हाउसिंग मार्केट, कमर्शियल और दी रिटेल? अभी रिटेल जो हाउसिंग है, जो लोग घर खरीदते हैं अपने रहने के लिए, इसमें एक मेजर ट्रेंड जो लास्ट 5-10 सालों का है। इसमें क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम हो गए थे, कई लोगों ने लो रेट्स पे अपने मॉर्टगेजेस को फिक्स रेट पे कन्वर्ट करके रीफाइनेंस कर लिया। और यही नहीं, उन्होंने अपने 15 या 20 साल के जो मॉर्टगेज लोन्स थे उनको 30 साल तक एक्सटेंड कर दिया। तो इस हिसाब से उनके जो मंथली EMI आउटफ्लोज हैं वो इतने कम हो गए कि वो रेंट से भी कम है। तो लोगों को लगता है यार रेंट देने से अच्छा है घर को हमने EMI पे कम रेट पे लगा के 10-15 साल के लिए छोड़ दिया, अभी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़े,
ना बढ़े, घर का भाव घटे ना घटे, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेंट देना ज़्यादा मुश्किल है जबकि ईएमआई भरने का। तो इसलिए लोग उन घरों को फिर बेचेंगे नहीं, और वो जो एक सेलिंग प्रेशर आता है रियलिटी में एग्जिस्टिंग होम सेल्स का और मॉर्टगेजेस का, वो नहीं आएगा। श्योर, मॉर्टगेज के जो वैल्यूज़ हैं राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में, द मॉर्टगेज लोन्स की वैल्यू जो वो घट जाएगी, बट अनलेस द बैंक हैज़ टू बुक दैट लॉस, इट इज़ अ होल्ड टू मेच्योरिटी काइंड ऑफ एसेट, जो उनको जब तक मेच्योर होता है तब तक होल्ड करेंगे, तो उनमें उसको कोई लॉस नहीं होने वाला है। अनलेस दे हैव टू सेल दैट मॉर्टगेज सिक्योरिटी एट अ लॉस इन द मार्केट अर्ली, क्योंकि कुछ कैश रिक्वायरमेंट आ गई, जो कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में हुआ, या उसके पहले उससे भी बड़ा, मेनली नॉट इवन फर्स्ट रिपब्लिक एक्चुअली, उनका भी इशू अलग था, बट जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसका तो मेन इशू वही था। तो उस तरीका ही एक सिचुएशन है किस पर्टिकुलर बैंक में हो सकता है, बट अक्रॉस द बोर्ड ऐसा सिचुएशन आना मुश्किल है, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम मॉर्टगेज हाउसिंग। असर इसका कहाँ होगा कि नए घर बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट का दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को बोरो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब हायर रेट पे ईएमआई बढ़ गया। पुराने वालों ने तो अपना लॉक कर लिया कम रेट पे कई सालों तक, तो उनको इशू नहीं आ रहा है, बट नया कोई लेने जाएगा तो 2 बार सोचेगा। बस ये एक हिट आता है करंट डिमांड पे, बट एग्जिस्टिंग जो लोन्स हैं उसमें डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस इस हिसाब से कम है। रिस्क है कमर्शियल रियल एस्टेट में। अब कमर्शियल रियल एस्टेट में रिस्क ऐसे आया है कि पोस्ट कोविड कई लोग वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में चले गए, और इतना ज़्यादा चले गए, और अभी भी कई कंपनियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि लोग वापस काम करने को आ जाएं, और वो ट्रेंड अभी भी पूरी तरह बरकरार नहीं हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर या कुछ ऐसे सेल्स रिलेटेड बिजनेस सेक्टर्स में शायद लोगों को वापस ऑफिस बुलाया गया और चले भी गए हों, बट कई दूसरे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कई हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम या अपने लोकेशन से काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इस कारण से एक पैटर्न जो है कि कई जो कमर्शियल हाउसिंग है, जो रियल एस्टेट है, वो खाली जा रही है। इनफैक्ट सैन फ्रांसिस्को सिटी में अगर कोई घूमेगा कमर्शियल एरिया में, जो कि अच्छे तरह से अगर आप 5 साल पहले जाते तो वहाँ इतनी हड़बड़ाहट रहती, कितने लोग आते जाते काम करते हुए, पूरा खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आपको इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो एक पैटर्न है, और इसका इम्पैक्ट श्योरली कमर्शियल रियल एस्टेट के लोन्स जो ज़्यादा दिए गए हैं, और जिन लोगों ने उन लोन को लेके अगर रियल एस्टेट ख़रीदा और सोचा उस पर उनको रेंट इनकम आएगा, तो ऐसे जगहों पे श्योरली इन बोरोअर्स का एक रिस्क है बैंकिंग को। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ रिस्क, अ हैंगिंग सॉर्ड फॉर द यूएस बैंकिंग सेक्टर। बट उसमें कुछ बैंक है जिन्होंने ये काम ज़्यादा किया है, दूसरे बैंक से जिन्होंने कम किया, जिन्होंने ज़्यादा किया उनके लिए रिस्क ज़्यादा है। तो ये चीज़ को भी आप डिटेल से स्टडी करके समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनको इस चीज़ से ज़्यादा हिट आएगा। And of course, it doesn't mean all the commercial real estate, but there's a good amount of it which has not been refilled. So that extent of loans is at risk of repayment at some point of time, और धीरे धीरे फिर वो घर अगर मार्केट में आते गए तो वो भी एक प्रेशर पॉइंट है जिससे कि कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइसेस भी नीचे की तरफ आ सकती हैं। सो दैट इज़ समथिंग आई कैन नॉट से मोर देन दिस इज़ द बेसिक observation that I have read and heard. How will pan out is something that even I will need to read and study further. बट ये जानकारी से एक आइडिया पता चलता है कि रिस्क किधर है। तो श्योरली इट्स नॉट अ ब्रॉड बेस्ड बैंकिंग क्राइसिस बट अ स्पेसिफिक सेक्टर, एंड द अदर वन इज ऑफकोर्स the debt ceiling which is being talked about so much, which is a passing phase according to me. And lastly you come back to interest rates, जो कि धीरे धीरे नीचे की तरफ एटलीस्ट बॉन्ड मार्केट में पहले दिखना चाहिए। फेड विल फॉलो द 2-year बॉन्ड यील्ड, 2-year बॉन्ड यील्ड जो एक जगह पे आके रुक गया है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये जब डेट सीलिंग का मामला सुलझ जाता है इन द नेक्स्ट 1 week, 10 days, 15 days, तो बॉन्ड यील्ड्स का जो रुख है बॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स का वो किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ। मोस्टली या तो फ्लैट रहेगा या धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा फॉलोइंग द इन्फ्लेशन डेटा, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा तो कूल हो रहा है और धीरे धीरे कूल होते ही जाने वाला है अगले 1-2 महीनों पे। और जैसे जैसे ये होता जाएगा द बॉन्ड मार्केट में रीड इनटू इट एंड स्टार्ट हेडिंग लोअर। सो हाउ फास्ट इट डज दैट वुड इवेंचुअली पुट प्रेशर ऑन द फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट ऑल्सो कि भाई हमें भी इंटरेस्ट रेट का दर कम करना पड़ेगा। तो फेड यूजुअली फॉलोज दैट 2-year बॉन्ड यील्ड, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन टू वॉच। सो फार इट इज फ्लैट एंड सो देव ऑल्सो पॉज्ड एंड दे आर डूइंग नथिंग एंड वॉचिंग हाउ द मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग टू द इनकमिंग डेटा। एंड इन द इनकमिंग डेटा वन ऑफ द big ones is core inflation, which is dependent on shelter inflation, which is rent.
फॉर पीपल टू लिव इन देयर हाउसेस। तो इस शेल्टर इन्फ्लेशन को देखते हुए फेड का डिसीजन आएगा इस चीज़ पे। एंड शेल्टर इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन डेटा है एक्चुअल वेबसाइट्स का, जो रेंट्स दिखते हैं लोगों को, वो ऑलरेडी कम होने लग गए हैं और हो चुके हैं काफ़ी। सिर्फ जो उनका रिपोर्टेड डेटा है गवर्नमेंट का, उसमें वो कम नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वे दैट इट इज़ रिकॉर्डेड बाय यूजिंग सर्वेज। तो सर्वेज के माध्यम से जब ये डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें एक लैग इफेक्ट है, और उस लैग इफेक्ट के कारण ये CPI जो कोर इन्फ्लेशन है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है, बट इवेंचुअली दिखना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड यील्ड्स विल स्टार्ट टू फॉल, putting pressure on the Fed to cut rates. It may take a while, but we are probably headed in that direction. So global equity markets are rebounding a bit based on this, but also because there is a record, and by record I mean serious record. ये हफ्ते जो रिपोर्ट हुआ है इस सैटरडे को, CFTC डेटा, US फ्यूचर्स मार्केट का डेटा रिपोर्ट होता है पिछले वेडनेसडे तक का। उसमें S&P फ्यूचर्स में सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन 3,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तक का शॉर्ट पोजीशन, जो कि पिछले हफ्ते से बढ़ के है और पिछले 2-3 हफ्तों से बढ़ के है, क्योंकि पहले 2011 का रिकॉर्ड टच हो गया, तो अभी वो रिकॉर्ड भी सरपास हो चुका है। आई थिंक सितंबर 2007 वॉज द लास्ट टाइम कि इतने बड़े शॉर्ट्स थे, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा शॉर्ट्स थे, एंड नाउ यू आर एट 388। तो दैट इज़ द लेवल वी आर एट, नियर रिकॉर्ड हाई लेवल्स ऑफ शॉर्ट पोजीशन इन दी S&P। एक फ़र्क है कि उस टाइम पे बाज़ार शायद टॉप एंड पे था, और इस बार बाज़ार जो है वो जो पूरी गिरावट हमने पिछले साल देखी उसके हाफ वे पॉइंट पे सॉर्ट ऑफ आ गया है, और कुछ इंडिसेस में हाफ वे पॉइंट से भी कम पे होगा। तो इट इज़ ट्राइंग टू रिकवर। विल इट रिकवर और विल इट फॉल्टर? विल दी शॉर्ट्स बी राइट और नॉट? दैट इज़ द $1 billion bet आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग। और इसका जवाब इसमें होगा कि ये जो सो कॉल्ड रिसेशन है, जो कि सबसे बड़ा कंसेंसस ट्रेड में बोलूँगा, इतने ज़्यादा लोगों ने कंसेंसस से ये नहीं सोचा होगा कभी कि US में रिसेशन आना ही आना है, और ये कंसेंसस ट्रेड सही बैठेगा कि नहीं, और ये भी अगर सही बैठता है सही समय पे बैठेगा कि नहीं। क्योंकि अगर ये रिसेशन अगले महीने से नहीं शुरू होता और 6 महीने आगे लग गए उसको आने में, तो बाज़ार शॉर्ट्स को स्क्वीज़ कर देगा, मतलब दे विल बी फोर्स्ड टू कवर, ड्राइविंग द मार्केट फर्दर अप। तो दैट इज़ द ट्रिक, दैट इज़ द कैच, एंड दैट इज़ वाई इट नीड्स टू बी वॉच कि डेटा जो है वो चेंज होता है कि नहीं। अगर हम US के अर्निंग्स देखेंगे, अभी भी उसमें वो डेटे में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स शायद वीक या स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जैसे कि पिछले लास्ट ईयर दिसंबर तक एनर्जी सेक्टर स्ट्रॉन्ग था ऑयल प्राइसेस को लेके। अभी एनर्जी थोड़ा फ्लैट हो जाएगा कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो दूसरे सेक्टर्स में थोड़ा बूम दिख रहा है। नेट S&P फ्यूचर्स के जो अर्निंग्स है टोटल, ऑलमोस्ट आई थिंक 480 या 490 कंपनीज ने रिपोर्ट किया, इट इज़ ओनली -3% कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस की शायद -8 तक भी चला जाए या डबल डिजिट्स में चला जाए नेगेटिव, और वो चीज़ हुई नहीं। वो मार्च क्वार्टर में भी नहीं हुई और ये क्वार्टर में भी नहीं हुई। सो देर इज़ अ फ्लैटनिंग, बट देर इज़ नो रिडक्शन इन अर्निंग्स येट, एंड दैट वुड हैपन इफ़ यू गो इन टू अ सीरियस रिसेशन। सो ये क्वेश्चन मार्क आके रह गया है, क्योंकि डेटा चेंज नहीं हो रहा है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कई इकोनॉमिक पॉइंट्स को देख के कि ऐसा होना चाहिए, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और अगर कुछ समय भी लगा लिया मार्केट ने, तो देन द ट्रेड गोज कम्प्लीटली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर गोइंग टू बी वॉचिंग हाउ इट अनफोल्ड्स, बट वी आर एट अ पॉइंट वेयर US हैज़ द हाइस्ट रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशंस इन बोथ इक्विटी एंड द बॉन्ड मार्केट। मतलब दोनों में ऐसा सेटअप है कि दोनों ऊपर की तरफ उछल सकते हैं। अच्छा, इंडियन बाज़ार में क्या स्थिति है? अब यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट का तो डेटा उस तरह का नहीं रिपोर्ट होता है फॉर द बॉन्ड मार्केट, बट इक्विटी में ज़रूर होता है। मार्च के बॉटम पे जब 16,800 तक निफ्टी गिर गया था और उसके नीचे भी चला गया था, वी हैड द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशंस बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। येस, उन लोग ने इतना बड़ा शॉर्ट क्रिएट किया था जो उन्होंने इंडियन भारत के बाज़ार में आज तक नहीं क्रिएट किया है। वो पोजीशन आज जाके ज़ीरो हो चुकी है। तो अनलाइक द US मार्केट, भारत के बाज़ार में इस 1500 जो रैली हमने देखी है 1500 पॉइंट की, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना जो शॉर्ट पोजीशन है पूरी तरह से काफ़ी काट लिया, बिकॉज इट इज़ कम डाउन टू अराउंड ओनली माइनस आई थिंक 3,000 और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, उससे ज़्यादा नहीं है। प्लस और माइनस हो रहा है हर दिन, बट इट इज़ विद इन लेस दैन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस और माइनस। तो कंपेयर टू जितना हो गया, तो ऑलमोस्ट 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होने से जब आप इतने कम पे आ जाते हो, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। एंड ऑन दी अदर साइड सिमिलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग था, वो भी काफ़ी कट गया है। तो एन अनवाउंड एंड अनलाइकली क्लाइंट साइड पोजीशन भी नियर जीरो है। तो एवरीबडी इज़ पुट देयर पोजीशंस टू अ नल एंड वॉइड, डायरेक्शनल कोई नहीं है।
But definitely in the cash market, we are slowly starting to see buying interest coming back from FIIs. But we want to see bigger numbers. I think not just 200, 300, 500 crores. कुछ दिनों पे हमने of course 1500 से 1800 करोड़ रुपए की buying भी देखी. But I would like to see consistently 2000 crore plus of buying. Then I would say that FIIs are come back to India in terms of a strong buying rebound. But we are seeing some of that in parts of Asia and Europe. कुछ मार्केट्स हैं जिन्होंने नए हाई स्केल किए हैं. जापान का मार्केट है, इट सरपास्ड एंड रीच्ड अ 22-year हाई. फुटसी जिसने फेब में ऑल टाइम हाई किया था, उसके पीछे डैक्स ने इस हफ्ते ऑल टाइम हाई हिट किया, एंड दैट बिकेम अनदर मार्केट दैट इज़ क्रॉस टू द न्यू हाई. सो देर आर पर्टिकुलर मार्केट्स दैट आर रिसीविंग द स्टिम्युलस दैट इज़ बीइंग गिवन बाय दीज कंट्रीज़, क्योंकि जापान और यूरोप ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने बॉन्ड्स में बाइंग जो है वो कंसिस्टेंटली करते गए पिछले साल. यूरोप ने ऑफकोर्स अभी बंद किया क्योंकि उनका इन्फ्लेशन का दर जो है वो 10% तक पहुंच गया. बट जापान इज़ कंटिन्यूइंग टू बाय इट्स बॉन्ड्स, एंड नाउ चाइना इज स्टिमुलेटिंग बाय ऑल्सो इंटरवीनिंग इन इट्स मार्केट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट सो दैट their reopening trade, where they are reopening the economy after COVID, does get some kind of stimulus. Now, of course, some people are saying, well, now that stimulant effect is slightly slowing down, but we don't know when they will jump in again, because their economy is in the process of calibrating itself with the rest of the world, and rest of the world has already done these things and seen its effect. So surely China will be careful कि भाई हमें इतना ज़्यादा स्टिमुलस भी नहीं करना है जैसे यूएस और यूरोप ने किया कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो जाए. एट द सेम टाइम हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते, अपनी इकोनॉमी है उसको संभालना तो पड़ेगा. तो इस हिसाब से जो स्टिमुलस आ रहा है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे आ रहा है, विच मीन्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट स्लोइंग डाउन इवन दो देर आर पॉकेट्स ऑफ ट्रबल इन द यूएस. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई वर्ल्ड मार्केट्स आर सॉर्ट ऑफ स्टेबल एंड नॉट वेरी अनस्टेबल डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जो हम लोग ने यूएस के बाज़ारों से देखा है. अदर मार्केट्स आर सॉर्ट ऑफ जस्ट वेटिंग कि ठीक है जो भी होना है वो हो जाए, और फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी आगे जीते रहें और संभालते रहें जिस तरह से हम संभालते आए हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द एनवायरनमेंट वी आर इन, वेयर markets are not complacent, but they are aware of the problems. But actions by different governments have been in place to make sure that things chug along. Which is why otherwise Indian market also could have taken a big hit जब हमारे यहाँ फियास्को हुआ, अडानी का फियास्को हुआ. बट अगर आप बजट देखेंगे, क्योंकि उसी दिन वो न्यूज़ आइटम आया था, तो बजट में दे एक्सपेंडेड capex spending by almost 30%. And so different things are being done to avoid ill effects and to propel the economy forwards. And that is why I think markets are remaining elevated, holding on to a higher valuation base, and taking note of the idea that interest rates may have peaked and may start to decline. इंडिया में भी हमने इंटरेस्ट रेट का दर जो है आरबीआई ने पॉज तो ज़रूर किया है, और इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे यहाँ और भी तेज़ी से घट रहा है अभी रिसेंटली. इस महीने का डेटा जो मई एंड में आएगा, दैट मे बी प्रेटी इंटरेस्टिंग बिकॉज सम इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग दैट WPI इन्फ्लेशन माइट इवन टर्न नेगेटिव. सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच ऑफ अ स्लो डाउन in prices has already happened, and if that is the case, sooner or later it should be a good reason for the RBI to also start cutting rates. So that's I think the broad environment, an environment in which rates can cool off. Various global issues will start to pass. We will continue to wait to see how the recession trade for the US plays out, but I think unless the data shows it, we should not be in a hurry to make that claim. And in fact, stay with the momentum, stay with the trends that we are seeing in price action, and follow the market rather than get taken away by news flow. Nothing in this podcast is investment advice. Views on financial markets are in good faith to expand your understanding of how markets work. Please consult a registered financial advisor for the same. And yes, please share this podcast with everyone you think can benefit from this knowledge.